जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष राम की विद्यालय विषय की। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार कोई साधु इस बात से परेशान है कि उसकी लंगोट चूहे खा जाता। साधु गाँव वाले से कहता है कि क्या करूँ। गाँव वाले कहते हैं कि बिल्ली पाल लो। बिल्ली पाल ली। अब साधु को परेशानी होने लगी कि उसको दूध कहाँ से मिला। गाँव वाले से बात गाँव वाले ने कहा कि गाय पाल लो। गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो परेशान होने लग गया। गाय बिल्ली उनको संभाले कि पूजा अर्चन करे, भगवान का पूजा पाठ करे। और गाय के पीछे पीछे फिर घास चाहिए। घास मांगने के लिए गया तो गाँव वालों ने कहा कि खेत खलिहान कर लो। तो खेत खलिहान कर ली। परेशानी और बढ़ गई। बिल्ली गाय खेत खलिहान, अब क्या करें। अब उसको भक्ति का समय नहीं मिल पाता। फिर गाँव वालों ने कहा कि एक विधवा महिला है जो मतलब बहुत सालों से विधवा है। उसका दूसरा विवाह भी नहीं हुआ है। तो ऐसा करो कि तुम उसको अपने यहाँ काम पर रख लो। उसको अपने यहाँ काम पर रख लो। तुम्हारे खेत कल्याण देख लेगी, गाय वगैरह देख लेगी, कुछ दे देना जितना तुमसे बन पड़े। उसको रख लो। महिला भली थी। जरूरत पड़ने पर कभी सिर दबाना, हाथ पाँव दबाना, साधु की सेवा करने लगी। गाँव वालों ने कहा कि देखो ये बात सही नहीं है। तुम इसे अपने घर में रख रहे हो, ये तुम्हारी सेवा भी करती है, शादी करो इससे। तो शादी भी करी। और फिर वो मरते मरते कह गया अपने शिष्य को कि कुछ भी करना जीवन में, पर बिल्ली मत पालना। मेरी शादी बिल्ली की वजह से हो गई। मैं आया था हरिभजन करने के लिए। तो लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। लोग आपकी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। तो वो करना है जो हम करना चाह रहे हैं। साधु ने शादी करी क्योंकि उसको लंगोट बचानी थी, उसके लंगोट चूहे खाने थे। तो लोगों के कहने में आया तो उसने शादी कर ली, मतलब गृहस्थ बन गया। जब क्यों करने कुछ हो रहा है ना। अपनी मन की सुनो। आज के सेशन में हम यहाँ पढ़ेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को फटाफट से याद कर लेंगे, ठीक है। देखो ये मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। अपवर्तन के नियम, कितने कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है हमको। 1 2 3 दैट्स ऑल। यहाँ हमको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अपवर्तन, प्रतिबिंब और अपवर्तनांक। तो देखते हैं प्रतिबिंब, अपवर्तन, अपवर्तनांक क्या है ये तीनों, ठीक। तो प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, तो रियल, एक काल्पनिक। फिर तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की किरणें जब किसी कांच पर आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं,
तो जिस बिंदु पर वो गिरती है ना कांच पर, वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, जिससे सिनेमा हॉल में बना प्रतिबिंब। फिर आभासी क्या होता है? कि जब किसी अन्य बिंदु पर आती हुई मिलती है। किसी बिंदु से गुजरने वाली किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु से आती है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब वो जहाँ अपवर्तन और परावर्तन होने के बाद अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है कि जो किरणें हैं वो अपवर्तन और परावर्तन हो जाता है। उसके बाद किसी बिंदु पर इन रियल मतलब वास्तव में मिलती है, और अपवर्तन परावर्तन हो जाए और किसी बिंदु पर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। ये उनकी परिभाषा हो जाएगी। वास्तविक शब्द आ जाएगा और उससे प्रतीत शब्द आ जाएगा। उदाहरण ऊपर वाले का हो जाएगा कि वो सिनेमा वाला, और नीचे वाला का हो जाएगा कि नीचे वाले का वो उदाहरण है। बस ये है कि एक और बात है, ऊपर वाला जो है वो सीधा हमेशा उल्टा बनता है, नीचे वाला जो है हमेशा सीधा बनता है। ये दोनों में एक ही दो वाले। ठीक है, तो ये हमने प्रतिबिंब को पढ़ा। और प्रतिबिंब किसको कहते हैं? इन दोनों की परिभाषा मिला दोगे तो प्रतिबिंब मिल जाएगा कि आपतन परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें वास्तव में मिलती है या फिर मिलती प्रतीत होती है, तो जो बिंब बनता है वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये हमने बिंब को जाना। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से, यानी ये हवा है, नीचे गिलास रखा है पानी का, हवा से यानी निर्वात की हवा से जब पानी के गिलास की हो जाएगी, पानी में जाएगी, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का फतक है। और यहाँ कॉन्सेप्ट है कि सघन से विरल की हो जाएगी तो इसका कुछ कम होगा, इसकी गति कम होती है। ठीक, रिवर्स भी कर लेंगे। और अभिलंब से दूर हटती जाती है। अगर ये इसी में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कि गति तो कम होती ही है, प्लस अभिलंब से दूर होती है। दोनों चीज़ें होती है जब सघन से विरल की हो जाती है। और दिशा एज इट इज़ रहती है। तो तीन चीज़ें जुड़ गई है। अब गति, दिशा, मतलब तीन जुड़ गई ना। एक तो पढ़ाई सामने, अभिलंब, गति, दिशा और अभिलंब, ये तीनों चीज़ें बदलती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर। अपवर्तन का कारण क्या पता है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होना। तो अपवर्तन में हमें पॉइंट टू पॉइंट मिलते ही जा रहे हैं। अपवर्तन में हमको पॉइंट टू पॉइंट मिलते जा रहे हैं। तो मोटा मोटी हम देखें तो 3 पॉइंट हो गए अपने, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
पहला अपवर्तन की परिभाषा तो अपन जानते हैं, अपवर्तन की परिभाषा पढ़ा दो। और वो तीनों चीज़ें गति, दिशा और बीच वाला क्या था, अभिलंब, ये तीनों हैं। इन तीनों के अलावा भी हैं कुछ कुछ, यानी चाल, तरंग, दैर्ध्य, तीव्रता, है ना। ये तीन शब्द क्या होते हैं, बदलती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। चाल, तीव्रता और तरंग ये तीनों बदलते हैं, लेकिन अ में कोई परिवर्तन नहीं आता। अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपवर्तन के। ओके, फिर यहाँ अपवर्तन के नियम क्या है, फिर जगह अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे जो है अपना अपवर्तनांक। अपवर्तन के रूल क्या है, इसके रूल है आपतित किरण तीन नियम है अपवर्तन के। देखो तीन नियम है जिसमें से एक तो नियम है और बाकी दो कॉन्सेप्ट है, जैसे स्नेल का अपवर्तन और अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो कॉन्सेप्ट है, स्नेल का अपवर्तन और अपवर्तनांक। नियम तो सही मायनों में एक ही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तरह बनते हैं। उसके बाद तो फिर अपवर्तनांक की परिभाषा और स्नेल के अपवर्तन का नियम बता रखा है। तो स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि किसी भी रंग के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, आपतन और परावर्तन कह सकते हैं, लेकिन अपवर्तन कह रहा है। आपतन और अपवर्तन कोण, इन दोनों की जो जा का अनुपात होता है वो फिक्स होता है। आपतन और परावर्तन नहीं, आपतन और अपवर्तन, इन दोनों की कोण का जो माप होता है, उनका रेशो इक्वल होता है। यही स्नेल का नियम है, ठीक है। दूसरा अपवर्तनांक किसको कहते हैं, इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। अपवर्तनांक की परिभाषा कुछ खास नहीं, तीन पॉइंट ध्यान रखोगे अपवर्तन के नियम। पहला तो जनरली जानती है, दूसरा किसी का नियम बताया है, फिर तीसरा नियतांक बताया जो हमको समझ नहीं आया जाता, सापेक्ष करके। तो ये अपने अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 3 पॉइंट पढ़े। इससे ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रतिबिंब का। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ेंगे। क्या होता है, परिभाषा जानेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कॉन्सेप्ट निरपेक्ष अपवर्तनांक का है। बस ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जस्ट नोट डाउन करेंगे। तो क्या है इसका मतलब, कि अगर एक माध्यम से आप दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जा के रेशियो को, ये तो पढ़ा हमने, ऊपर भी हमने यही नियम पढ़ा था लगभग। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के रेशियो को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट है, अब तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में रिवर्स संबंध होता है। दूसरा पॉइंट, ताप, तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक। ताप और तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक रिवर्स संबंध। ताप तरंग दैर्ध्य बढ़ेंगे तो अपवर्तनांक डिक्रीज होगा। ओके, और इसका सूत्र अगर देखो तो सूत्र बना सकते हैं अपन कि निर्वात में प्रकाश की स्पीड कितनी है बटे किसी भी अन्य माध्यम में प्रकाश की स्पीड कितनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके सूत्र को समझिए। इसी सूत्र को एक एग्जाम्पल लेके समझे तो कांच के सापेक्ष चाल का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ज्यादा कुछ नहीं, बस सूत्र ध्यान रखो। निर्वात अपॉन माध्यम, जो भी दूसरा माध्यम, निर्वात यानी खाली यानी वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक। नीचे माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच,
और भी कोई माध्यम, पानी, कुछ भी। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सूत्र, परिभाषा पहले, लास्ट में सूत्र पढ़ा, बीच में कहा कि कौन कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, तरंगता, है ना, ऐसे करके। फिर आपको सारे पॉइंट याद करने होंगे, कितना कितना अपवर्तनांक है, चौथे पॉइंट के रूप में ये सारे याद करते हैं, फिर सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर फिनिश करते हैं सेशन, ठीक है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमको पढ़ना है, सारे अपवर्तनांक को याद करना है। तो कैसे याद करेंगे, सरल से सरल तरीके से कैसे याद करेंगे इसको? देखो, ये अपन आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ सब में एक है कितना, एक, यहाँ पे भी एक है, तो ये कोई बात याद करने की है नहीं। यहाँ हमको याद करना पड़ेगा कि एक तो चलो ठीक है, 3 3 4 4, ओके, उसके बाद 6 6 7 8 हो गया ना, 3 3 है, एक को छोड़ के फिर 4 4 है, उसके बाद आपका 6 7 8 6 7 8, हाथ की मूवमेंट पे ध्यान देना, 6 7 8, ये अपने सारे यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब ये याद करो, जागती जी, जाग, जागत, जगत, जगत, जगत जी, जगत नहीं कहा है आपने, पूरा जगत कहा है। क्या कहा है? जगत। जगत का मतलब तो जगत ही हो सकता है ना, जगत, जगत, जी साइलेंट कर लेंगे। फिर यहाँ कैसे याद करेंगे? एक तो है ही सही सब तरफ, 52 54, बस, बाकी क्या है, 52 52 54 और 6 7, बहुत इजी वन। एक तो है ही सही सब तरफ, 52 52 54 6 7, समझ रहे ना, 6 7, समझ रहे ना, इतना ही याद करना, एक तो सब तरफ है ही। अब इसके आगे कफ्स, हम, कफ्स, महा, कफ्स, कफ को कफ ही कहते हैं, लेकिन आपने कफ्स कहा है, कफ्स कैसा हो रहा है, महा कफ्स हो रहा है आपको, महा कफ्स, ठीक है, नहीं खतरनाक सर्दी जुकाम हो रहा है। बस क से कांच, फ से फ्लिंट, इनको पढ़ना भी तो पड़ेगा, एस से सेंधा, एम से माणिक, ह से हीरा, सब जाने पहचाने नाम है। बर्फ का हमने तो जाना ही, वायु और बर्फ का नहीं पढ़ा है, तो इसको सेपरेटली रखेंगे। 31, इसका तो कितनी मर्जी दे, 000, बस इनको पढ़ लो एक बार। जल, अल्कोहल, केरोसिन सब जानते हैं, पैराफिन का तेल थोड़ा लगे, इसमें ग्लिसरीन थोड़ा सा लगे। फिर के से कांच, फ्लिंट, सेंधा नमक, म से माणिक, ह से हीरा, सब पढ़ लिया एक बार, दैट्स ऑल। नीचे पढ़ो, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम या उल्टा होता है, जैसे कांच जल की अपेक्षा सघन माध्यम। फिर पता नहीं, एक और पॉइंट ऐड कर दिया मैंने, 4 पॉइंट तो पढ़ ही चुके थे, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम या उल्टा होता है। कौन किसका उल्टा होता है? तो सघन विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल से शुरू करोगे, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक हो गया, और सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक हो गया, का उल्टा होता है। एक और पॉइंट जोड़ लेंगे, शुरुआत विरल से करनी, बाकी फ्लो में बोल दोगे। ये था भाई पूरा सेशन, जिसमें हमने ना बहुत से बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करे। यहाँ हमने 4 पॉइंट पढ़े, अपवर्तनांक में हमने 4 पॉइंट्स को अच्छे से कवर करा। नीचे वाले तो अभी हाल फिलहाल में पढ़े, ऊपर वाले 2, ऊपर वाले 3, एक में सूत्र हैं, एक में शायद हमने परिभाषा ही बताई थी, और बीच में पता नहीं मिस हो रहा है कुछ। फिर यहाँ प्रतिबिंब पढ़ते हैं, प्रतिबिंब 2 ही है, बहुत सिंपल सा है। फिर अपन यहाँ अपवर्तन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ा अपवर्तन में? 1 मिनट हुआ तो भी काम चल जाएगा अपना। 1 मिनट ही, अब नोट्स बना देते फिर खत्म करते हैं। 33 पेज नंबर पढ़ा, यहाँ पढ़ा, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, 1 2 3। अपवर्तनांक में 5 पॉइंट पढ़े हैं,
इसमें शायद हमने 3 पॉइंट पढ़े और इसमें शायद 2 पॉइंट पढ़े, समझ गए ना, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा। देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं। यहाँ हमने वो 2 शब्द गए थे, ठीक है, ये हमारा क्लियर रहा। यहाँ एक ही परिभाषा थी और 2 नए कॉन्सेप्ट थे, बाकी तो पता है ही सही सारा कुछ। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।